मेरा टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। उसके बाद ही हम कोई स्टेप उठा सकते हैं। इसके अंदर मैं बताऊंगी कि हम सबसे पहले यह पता लगाएंगे कि हम किस चीज़ के लिए रिसर्च करने जा रहे हैं। सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक वो स्टेप होता है जिसमें हमारा बहुत सारा पैसा लगेगा, हमारा बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हमें ध्यान से ठंडे दिमाग से सोच समझकर ही रिसर्च प्रॉब्लम को चुनना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम में हम जैसे कि इसमें 3-4 साल लग जाते हैं और ये हमारे इंटरेस्ट की होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम उठा ली, कोई भी टॉपिक उठा लिया, उसी के ऊपर हम रिसर्च करने लग गए। नो, जैसे हमारे कोई बचपन की कोई भी ऐसी बात है जिसका हम उस टाइम पता लगाना चाहते थे लेकिन हम लगा नहीं पाए, हम उस टॉपिक को ले सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हमारे अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बारे में हमें नॉलेज है और जिसके बारे में हम कहीं घूम फिर सकते हैं, मतलब अच्छे से उसका पता लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी चाहिए हमें। उसके बाद हम रिसर्च प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, क्या है रिसर्च प्रॉब्लम, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी। द बैकबोन ऑफ रिसर्च एनालिसिस इज आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। बैकबोन क्या होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो मार्केटिंग रिसर्च की एक रीढ़ की हड्डी होती है। इट इज़ द रियल डिफ़िकल्टी दैट क्रिएट पजल इन द माइंड ऑफ रिसर्चर्स एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्च वर्क। मतलब कि जैसे जब कोई भी हम रिसर्च करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, तो ये एक पजल क्रिएट कर देती है। पजल क्रिएट करने का मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर खड़े हो जाते हैं जिससे एक समस्या खड़ी जाती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है। और जब हमें पता चल जाएगी प्रॉब्लम कहाँ पर है तो सोल्यूशन तो अपने आप मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्रॉब्लम को पता करना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। It is the researcher's perception or recognition of a difficulty that motivate him/her for planning a research. अगर हमें रिसर्च प्रॉब्लम पता चल गई तो वो हमें मोटिवेट करेगी कि हाँ अब हमें रिसर्च करनी चाहिए, हम उसके बारे में अच्छे से प्लान करेंगे। उसके बाद हमारा है फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। A research problem may be stated as some difficulty which an individual, business, society is facing and the solution on the existing difficulty solved. जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई बिजनेस या सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस इशू को हम उठा सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें किसके ऊपर रिसर्च करनी है, तभी तो हम मार्केटिंग रिसर्च कर सकेंगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हम कैसे रिसर्च करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम यह ध्यान रखना चाहते हैं जैसे हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्यों ढूंढ रहे हैं और कैसे ढूंढेंगे। यहाँ पर एक कोटा दिया हुआ है, एज इट इज़ ऑफन सेड, मतलब ये अक्सर कहा जाता है, अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी स्टेटेड क्लियरली इज स्टेटेड टू बी हाफ सॉल्व। जब भी कोई प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम आज, तो वो वहीं पर सॉल्व हो जाती है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, अगर हमने डॉक्टर को बताया ही नहीं कि हमें क्या बीमारी है, हमें कैसा फील हो रहा है, तो वो हमें कैसे ठीक करेगा। जब हमें प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी, हमें पता ही नहीं हमें क्या हुआ है, तो वो हमें कैसे अच्छे से दवाई देगा, हमें कैसे ठीक करेगा। तो यहाँ पर कहा गया है अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो ही उसको अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। उसका हाफ सोल्यूशन तो उसी टाइम हो जाता है जब हमें पता लग जाती है।
As the research is clear about the problem, it will be smoothly carried on. जब प्रॉब्लम क्लियर होगी तो ये अच्छी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सिक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द रिसर्च वर्क, और हम एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे अगर प्रॉब्लम हमें पता चल गई। उसके बाद है सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो हम प्रॉब्लम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जो हम एरिया सिलेक्ट करने जा रहे हैं, वो हम कहाँ कहाँ से सिलेक्ट करें, कैसे करें, उसके बारे में एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें 4 तरह के हम सोर्स ले सकते हैं, इशू ले सकते हैं। उसमें फर्स्ट है पीपल में आ जाएगा इंडिविजुअल हो गया, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप हो गया। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमने टॉपिक चूज़ किया है, जो भी हमने टॉपिक उठाया है, वो हमारे इंटरेस्ट का होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़िया होना चाहिए, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने किसी मूवी में देख लिया, ये मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम इसके डायरेक्टर के बारे में सर्च करेंगे, हम इसके बारे में सर्च करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ इंटरेस्ट ही काफ़ी नहीं होता, उसके बारे में पूरी डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें उस पर बहुत खर्चा करना है और बहुत टाइम उसी पर लगाना है। आगे है प्रॉब्लम कोई भी इशू हो गया, सिचुएशंस होगी और सेशन हो गया। कोई भी इशू, से कोरोना है, इसके ऊपर हमें कोई रिसर्च कर सकते हैं, या कोई भी सोसाइटी में कुछ ऐसा इशू है, उसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम जैसे कोई कंटेंट ले लिया, किसी भी गरीबी के ऊपर कोई ले लिया, बेरोजगारी के ऊपर ले लिया, कोई भी ऐसा टॉपिक ले लिया। उसके बाद है स्ट्रक्चर, कंप्लेंट्स, सेटिस्फेक्शन, सर्विसेज। कंप्लेंट जैसे कस्टमर की कोई कंप्लेन है, वो क्यों आ रही है, क्या प्रोडक्ट में कोई ख़राबी है, या फिर उसकी पैकेजिंग में कोई ख़राबी है, या उसकी टेस्ट बढ़िया नहीं है, हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। सर्विसेज आदि के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद है फेनोमेना। इसमें क्या था, कॉजेज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है। एक चीज़ में कमी या वृद्धि होने पर दूसरी चीज़ का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे कॉजेज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि अगर कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो मांग तो कम हो जाएगी ना, अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो मांग कम हो जाएगी, अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो मांग बढ़ जाएंगी। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसमें कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप में ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद हमारा आगे है फैक्टर ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब भी हम प्रॉब्लम की पहचान करनी होती है तो सबसे पहले 2 फैक्टर होते हैं जिनको हम ध्यान में रख कर कोई प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना चाहेंगे। व्हाट वन वांट टू नो, हम जानना क्या चाहते हैं, हम क्या ढूंढना चाहते हैं। अगर हमें इसका उद्देश्य अच्छे से क्लियर नहीं होगा हम क्या ढूंढना चाहते हैं, तो हम कैसे ढूंढेंगे अगर हमें पता है हम क्या ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद है वाई वन वांट टू हैव द पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्ड। हम क्यों ढूंढना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं और क्यों ढूंढना चाहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पता लगाएंगे। अगर ये दोनों क्लियर हो गए अच्छे से, तभी हम अच्छे से रिसर्च कर सकेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद है अदर फैक्टर टू कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रख कर ही हम उनको सिलेक्ट करें। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ अनसेंसरी डुप्लीकेशन का मतलब है दोहरापन। जैसे पहले किसी ने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की हुई है, अगर हम उसके ऊपर उसी तरह की रिसर्च करें तो इससे बचा जाना चाहिए। देखो टॉपिक तो मतलब सबके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च की हुई है,
अगर आप गूगल पर उठाकर देखो, किसी भी टॉपिक के बारे में देखो, तो सब टॉपिक के ऊपर किसी न किसी ने कोई ना कोई रिसर्च की है। लेकिन हमें क्या करना है, ये नहीं करना कि सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन उठाकर ही हम वही लिखते हैं, वही लोगों को बताते। नो, हमें अपने व्यू देने हैं उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, हमारे उसके बारे में क्या विचार हैं। लोगों से मिल कर हम पता लगा सकते हैं कि तुम्हारी इस चीज़ के बारे में क्या विचार हैं। हम एक न्यू ओपिनियन जनरेट करेंगे, एक न्यू सोच लेके आएंगे, तभी रिसर्च प्रॉब्लम अच्छे से होगी। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम को एक प्रैक्टिकल वैल्यू देनी चाहिए, उसको अच्छा महत्व देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से हम ढूंढ सकें, उसके बारे में पता लगा सकें। ये नहीं है कि हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम है चलो हो जाएगी अपने आप। नो, क्योंकि उसके बाद उसमें हमें बहुत सारा पैसा लगाना है, बहुत टाइम उसी के ऊपर स्पेंड करना है, तो हमें उसे वैल्यू देनी चाहिए। रिसर्चर इज इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम, जो रिसर्चर है उनका इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉब्लम में। ऐसे नहीं है कि बिना इंटरेस्ट के प्रॉब्लम करने लगे, ऐसे तो वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे जब इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। नॉलेज इन सब्जेक्ट एरिया, नॉलेज भी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए सारा कुछ जितना भी है कि कहाँ पर क्या होगा, और जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू टू बी एग्जामिन्ड, मतलब जैसे ये नहीं है कि नॉलेज और इंटरेस्ट ही बहुत काफ़ी है। नो, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होना, समझ भी होनी चाहिए। समझ मतलब अपना एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। नॉलेज तो बाहर ही हो गया ना, बाहर से कुछ हमने गेन किया। नो, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम क्या सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में हमारी क्या समझ है, वो भी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, जो डाटा है वो भी समय पर उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं है कि दूर दूर जाना पड़े, समय पर सब कुछ मिल जाना चाहिए। रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम है अब चल रहा है उसके लिए प्रॉब्लम रेलिवेंस होनी चाहिए। ऐड ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज का मतलब है जैसे ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं कि मैंने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, आपके बारे में इसके बारे में क्या व्यू हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कुछ सजेस्ट करें। ऐसे हम कुछ बता सकते हैं, कुछ नॉलेज वहाँ पर गेन कर सकते हैं, हम उनके बारे में पता लगे दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, जो भी हमने इशू सेलेक्ट किया है, वो सिर्फ ऐसे ही सिलेक्ट करके उसके बारे में सब कुछ अंत तक जो तैयार हुई है, जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जो हमने लिखा है, जो हमने देखा, जो हमने सुना है, ये नहीं है कि उसको सिर्फ ऐसे ही रख दिया जाए तिजोरियों में। नो, ऐसे अलमारियों में नहीं रखना है उसे, वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट भी होनी चाहिए, उनके बारे में उनको कोई लाभ भी होना चाहिए। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला ग्रुप डिस्कशन, जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है सबसे पहले हमें ग्रुप डिस्कशन करनी चाहिए, लोगों से उसके बारे में राय लेनी चाहिए। कोई इसके नेगेटिव पॉइंट देगा, कोई इसके पॉजिटिव पॉइंट देगा, हम सबको ध्यान में रखकर एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का इशू हुआ। उसके बाद है सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग लिटरेचर पर सर्वे करेंगे। जैसे कोई भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कोई भी पुरानी मैगज़ीन हो गया, पुराना लिटरेचर हो गया, कोई न्यूज़ होगी, पुराने समाचार पत्र हो गए, कोई भी मैगज़ीन हो, कुछ भी होगा, उसको हम इकट्ठा करके हम सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद है सिस्टमेटिक इंक्वायरी थ्रू पायलट सर्वे। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक इंक्वायरी थ्रू पायलट सर्वे क्या होता है। पायलट सर्वे होता है स्मॉल एरिया पर सर्वे करना। जैसे कि हमारा मोटिव क्या है कि हमने 100 लोगों के बारे में पता लगाना है कि उनका टेस्ट कैसा है, उनकी इनकम कैसी है। कोई भी हमने छोटा सा टॉपिक ले लिया
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतनी बड़ी सर्वे करने जा रहे हैं, इतना बड़े रिसर्च करने जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च होगा हमारा उस रिसर्च पर, तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि 20 लोगों पर रिसर्च कर लेते हैं। इन 20 लोगों पर जो हम रिसर्च करेंगे उसे कहेंगे पायलट सर्वे, क्योंकि हमें इस रिसर्च से पता चल जाएगा कि जो हम करने जा रहे हैं उनका कुछ इम्पोर्टेंस भी है या हम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें लगा कि हाँ ये बेनिफिट है, ये अच्छी है, तो ही हम उन 100 लोगों पर रिसर्च करेंगे, नहीं उसको छोड़ देंगे। तो ये 3 स्टेप थे रिसर्च प्रॉब्लम की। थैंक यू टू मच।